नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। बीजेपी की तीसरी लिस्ट तैयार है। उसमें कौन कौन से चौंकाने वाले नाम हैं, क्या खबर आ रही है, आपको बताऊंगा। वरुण गांधी, कुमार विश्वास, बृजभूषण शरण सिंह, बीजेपी की लिस्ट में कौन है और कौन नहीं, इसकी खबर बताऊंगा। राहुल कांग्रेस शक्ति के फेर में फंसे, मोदी ने कैसे शक्ति अम्मा का सम्मान किया, यह भी दिखाऊंगा। कांग्रेस की लिस्ट में कौन है, यह भी बताऊंगा। हेमंत सोरेन की भाभी भी बीजेपी में शामिल हो गई। झारखंड में यह क्या हुआ, राज ठाकरे और अमित शाह के बीच मीटिंग में क्या तय हुआ है, इसका चैप्टर भी है। फिर बात होगी अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें एक और समन आया है। दिल्ली जल बोर्ड में ऐसा क्या हुआ जो केजरीवाल को जेल पहुंचा सकता है क्या? वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज जो केजरीवाल से कट्टर ईमानदारी का सवाल पूछ रहे हैं, वो दस्तावेज आपको बताऊंगा। साथ ही बात होगी बाबा रामदेव की। सुप्रीम कोर्ट में आज वो हो गया क्या जो बाबा रामदेव को जेल जाना होगा? बाबा रामदेव के वो एड कौन से हैं जिस पर कोर्ट में भयंकर लताड़ लगी है उनको? ऐसा क्या हुआ है बाबा रामदेव के साथ, उसकी खबर भी विस्तार से बताऊंगा। और आखिर में फैक्ट फैक्टर का चैप्टर होगा, लेकिन सबसे पहले दिन भर की खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। शरद पवार को पार्टी के चुनाव चिन्ह मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें अजीत पवार गुट को घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। कोर्ट ने शरद पवार गुट को अंतिम फैसला होने तक तुरही को चुनाव चिन्ह बनाने का निर्देश दिया। हरियाणा में आज सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 8 विधायकों ने कैबिनेट और राज्य मंत्री के पद की शपथ ली। कैबिनेट विस्तार से पहले अटकलें लग रही थी कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और कई निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में ना तो अनिल विज को जगह मिली है और न निर्दलीय विधायकों में भी सिर्फ रंजीत सिंह चौटाला को मंत्री बनाया गया है। बाबा बागेश्वर ने मुरादाबाद का नाम बदलकर माधव नगर करने की मांग की है। यूपी के मुरादाबाद में इन दिनों बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा हुआ है, जहां बाबा बागेश्वर ने कहा कि जब फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हो सकता है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो सकता है, तो मुरादाबाद का नाम अब माधव नगर कर देना चाहिए। इसके लिए बाबा बागेश्वर ने वजह भी बताई और कहा कि जिस नगर में सिद्धबली हनुमान मंदिर हो, हरिहर मंदिर हो, गढ़गंगा हो और दूसरे कई मंदिर हो, ऐसे नगर को मुरादाबाद कहना इन मंदिरों की अवहेलना करना है। हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों के खिलाफ इंडियन नेवी का एक्शन जारी है। 16 मार्च को इंडियन नेवी ने 40 घंटे का ऑपरेशन चलाकर 35 समुद्री लुटेरों को पकड़ा। इन लुटेरों ने एक जहाज हाईजैक कर लिया था जिसे इंडियन नेवी ने छुड़वाया। ऑपरेशन भारत के समुद्री तट से 2800 किलोमीटर दूर चलाया गया। इसे जहाज में मौजूद क्रू मेंबर्स में 7 बुल्गारिया के नागरिक थे, इसलिए वहां के राष्ट्रपति ने रेस्क्यू मिशन के बाद पीएम मोदी और इंडियन नेवी का धन्यवाद किया। इस पर पीएम मोदी ने उन्हें रिप्लाई में कहा कि भारत हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों और आतंकियों के खिलाफ लड़ता रहेगा। पाकिस्तान ने सोमवार को तालिबान शासित अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में 3 बच्चे हैं। इस हमले के खिलाफ तालिबान शासकों ने काबुल में पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारियों को तलब किया है। उधर तब पाकिस्तान का कहना है कि उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों पर एक्शन लिया है, क्योंकि इस ग्रुप ने शनिवार को पाकिस्तानी सेना पर हमला किया था, जिसमें 2 अफसरों समेत पाकिस्तानी सेना के 7 लोग मारे गए। इस बीच इस विवाद में अमेरिका भी कूद पड़ा है। उसने दोनों पक्षों को हालात शांत करने के लिए कहा है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। बीजेपी की तीसरी लिस्ट तैयार है, लेकिन उसमें कौन कौन से चौंकाने वाले नाम हैं? वरुण गांधी, कुमार विश्वास, बृजभूषण शरण सिंह। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में कौन है और कौन नहीं? राहुल कांग्रेस शक्ति के फेर में फंसे, मोदी ने क्या किया, कैसे शक्ति अम्मा का सम्मान किया? कांग्रेस की अगली लिस्ट में किस किस का नाम आने वाला है? हेमंत सोरेन की भाभी भी बीजेपी में शामिल हो गई, झारखंड में क्या हुआ? और उधर महाराष्ट्र में राज ठाकरे और अमित शाह के बीच मीटिंग में महाराष्ट्र को लेकर क्या तय हुआ है? सबसे पहले इन सारी पॉलिटिकल खबरों का चैप्टर। इस वक्त हर जगह चुनाव की चर्चा है। कहीं उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार हो रही है, कहीं गठबंधन बन रहे हैं, तो कहीं कोई एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है।
वादे किए जा रहे हैं, गारंटियां दी जा रही हैं। तो एक गारंटी हम पाठशाला में भी आपको दे रहे हैं कि यहां चुनाव से जुड़ी आपको एक खबर मिस नहीं करेंगे। पाठशाला का मतलब इलेक्शन की कंप्लीट क्लास होगा, यानी जब तक इलेक्शन चलेगा पाठशाला में आते रहिए और आपको हर खबर इलेक्शन की बताऊंगा और उसका एनालिसिस बताऊंगा। आपकी अटेंडेंस आपको चुनावी गणित का मास्टर बना देगी। पाठशाला में आज की शुरुआत एक बड़ी खबर से करने जा रहा हूं। 17 अप्रैल को पीएम मोदी अयोध्या जाएंगे कहा जा रहा है। यह खबर आ रही है कि रामनवमी पर राम मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहले चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाने वाले हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होगा और अभी कहा जा रहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अप्रैल को अयोध्या चले जाएं, राम मंदिर चले जाएं। और आप देखिएगा इसको लेकर बड़ा बवाल होगा, विपक्ष हंगामा करेगा, क्योंकि 19 तारीख को वोटिंग होनी है, 17 तारीख को प्रधानमंत्री राम मंदिर में होंगे, वहां की तस्वीरें चर्चा में होगी और राम मंदिर एक बार फिर लोगों की जुबान पर होगा। तो विपक्ष जरूर हंगामा करेगा कि प्रधानमंत्री पहले चरण की वोटिंग को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष को भी किसी ने नहीं रोका राम मंदिर जाने से, वो भी जा सकते हैं, लेकिन सवाल तो उठते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर है पॉलिटिकल कि प्रधानमंत्री 17 तारीख को अयोध्या जा सकते हैं। लेकिन चुनाव के पहले चरण से 2 दिन पहले अयोध्या में पीएम मोदी का होना एक बड़ा मैसेज होगा कि बीजेपी ने राम मंदिर का जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया और आज सैकड़ों सालों के बाद भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हो गया है। एक तरफ विपक्ष है जिसका चुनाव प्रचार अभियान शुरू होना तो दूर, उनके कैंडिडेट ही अब तक तय नहीं हो पा रहे। ऐसा लगता है कि उन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे, ऐसा लग रहा है कि कोई चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसके लिए पीएम मोदी ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी और उधर बीजेपी के कैंडिडेट भी तैयार हो चुके हैं। बीजेपी की तीसरी लिस्ट कभी भी आ सकती है कहा जा रहा है। बीजेपी पहले ही 2 लिस्ट जारी करके 265 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग में ही उलझा हुआ है, जबकि बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी लगभग फाइनल हो चुकी है, बता रहे सूत्र, जो कभी भी जारी हो सकती है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है क्योंकि इस लिस्ट में कई बड़े चेहरों के टिकट काटे जा सकते हैं, कई चौंकाने वाले नाम शामिल हो सकते हैं। कल ही उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल हुए थे। मैंने आपको कल बताया था कि योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे। अमित शाह के लिए कहा जा रहा है कि वो तो रात 2:30 बजे बैठक से निकले। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें फाइनल लिस्ट पर मुहर लग जाएगी। लेकिन अभी तक जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि इस तीसरी लिस्ट में किस किस को टिकट मिल सकता है और किस किस का टिकट कट सकता है, उसके बारे में आपको बताता हूं। मेरठ से कुमार विश्वास को टिकट की चर्चा बड़े जोरों से चल रही है कि कुमार विश्वास को हो सकता है बीजेपी मेरठ से कैंडिडेट बना दे। लेकिन इसी बीच एक चर्चा यह भी चल रही है कि मेरठ से अरुण गोविल को भी टिकट मिल सकता है। यानी राम कथा करने वाले कुमार विश्वास या तो कैंडिडेट हो सकते हैं या प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने वाले रामायण में अरुण गोविल को टिकट मिल सकता है मेरठ के अंदर। यह चर्चा बहुत तेज है और कल जब, या आज हो सकता है देर रात, या कल जब लिस्ट आएगी तो क्लियर हो जाएगा। रायबरेली से मनोज पांडे को टिकट मिलने की बड़ी चर्चा चल रही है। मनोज पांडे हाल ही में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता है रायबरेली से उनका नाम। सोनीपत से पहलवान योगेश्वर दत्त को टिकट मिलने की चर्चा है। कुरुक्षेत्र से उद्योगपति नवीन जिंदल को टिकट मिलने की बातें चल रही हैं। उधर पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। कई लोग कह रहे हैं अच्छा है कट ही जाए, जितना ये बोल रहे थे इनको तो खुद ही कह देना चाहिए कि मैं टिकट नहीं लूंगा। लेकिन पीलीभीत से कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद को टिकट मिल सकता है। सुल्तानपुर से हालांकि मेनका गांधी को टिकट मिलेगा या नहीं यह अभी फाइनल नहीं है। कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वरुण का टिकट कट सकता है लेकिन हो सकता है मेनका को टिकट मिल जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं दोनों का टिकट कटना तय है। हालांकि सुल्तानपुर से राजेश्वर सिंह के नाम की चर्चा चल रही है। हालांकि कुछ सूत्रों के मुताबिक वरुण गांधी और मेनका गांधी में एक को टिकट मिलेगा। इसमें मेनका गांधी के चांसेस ज्यादा हैं। इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट सकता है। गाजियाबाद से बीके सिंह के साथ 2 नाम और रेस में बताए जा रहे हैं। यानी तीसरी लिस्ट को लेकर कई चौंकाने वाले ऐलान हो सकते हैं। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में वरुण गांधी का टिकट कटने की चर्चाएं हैं,
तो वहीं वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। आज ही अखिलेश यादव ने पीलीभीत में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। अब अटकलें लग रही हैं कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर वरुण गांधी को अखिलेश यादव पीलीभीत से इंडी गठबंधन का उम्मीदवार बना सकते हैं। लेकिन कई लोग यह भी कह रहे हैं कि वरुण गांधी कई बार मुखर होकर जिस तरह के विवादित बयान देते रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक के छिटकने की भी आशंका है। हो सकता है इसलिए वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी टिकट न भी दे। इसी तरह से एक और नाम है जिसकी बड़ी चर्चा है, बृजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ पिछले साल महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रोटेस्ट किया था। अब अटकलें लग रही हैं कि गोंडा की कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका टिकट कटने ना पाए। बृजभूषण शरण सिंह ये दावा कर चुके हैं कि उनका टिकट कोई नहीं काट सकता। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में रमेश बिधूड़ी का टिकट कट गया, प्रवेश वर्मा का टिकट कट गया और भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट गया, वैसे ही अगर बृजभूषण का भी टिकट कट जाए तो बहुत हैरानी नहीं होगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की जगह पर उनके ही परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिल सकता है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में किन बड़े नामों को मौका मिल सकता है, उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। कवि मुलायम सिंह यादव का गढ़ रही मैनपुरी सीट से उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव को उम्मीदवार बनाने की चर्चाएं चल रही। बाराबंकी सीट से मौजूदा सांसद उपेंद्र रावत की जगह नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। गाजीपुर सीट से जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के बेटे अनुभव सिन्हा को टिकट दिए जाने की चर्चा बहुत तेज चल रही है। देवरिया सीट से मौजूदा सांसद रमापति त्रिपाठी को दोबारा मौका दिया जा सकता है। कानपुर सीट से मौजूदा सांसद सत्यदेव पचौरी का टिकट कट सकता है। हालांकि इस सीट पर सत्यदेव पचौरी की बेटी नीतू सिंह और सतीश महाना के नाम की भी चर्चा है। वहीं सहारनपुर सीट पर पूर्व मंत्री सुरेश राणा और राघव लखनपाल टिकट की रेस में। इधर आप कांग्रेस की तैयारी देखिए। बीजेपी को लेकर जो खबरें हैं वो हमने आपको बता दी। कांग्रेस की तैयारी क्या है भाई? दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, सीईसी की, जिसमें कई राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा हो। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 11 राज्यों की करीब 60 सीटों पर चर्चा की खबर है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक के गुलबर्गा से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद को टिकट मिलने की बातें चल रही। वहीं बंगाल की 8 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। दोनों सिटिंग सांसदों को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जबकि चंडीगढ़ को लेकर फैसला नहीं हो पाया। लेकिन कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बड़ी खबर यह रही कि राहुल गांधी इसमें पहुंचे ही नहीं। यानी कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम तय हो रहे हैं और राहुल गांधी उस बैठक से गायब है। यह तो गंभीरता है राहुल गांधी की चुनाव को लेकर। एक तरफ कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए मंथन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जिनको टिकट दे रही है वो टिकट लौटा दे रहे हैं। कांग्रेस ने गुजरात की अहमदाबाद ईस्ट लोकसभा सीट से रोहन गुप्ता को टिकट दिया था। रोहन गुप्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। रोहन गुप्ता ने चुनाव लड़ने से ही इंकार कर दिया। बोले कि उनके पिता की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। रोहन गुप्ता ने यह भी कहा कि उनकी जगह कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी वो उसका समर्थन करेंगे। सुनिए रोहन गुप्ता को, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे राहुल गांधी शक्ति के फेर में फंस गए हैं और पीएम मोदी शक्ति अम्मा का सम्मान कैसे कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था। मेरे पिता करीब 3 दिन से हॉस्पिटलाइज थे, कहीं ना कहीं वो कन्विंस नहीं हो रहे थे। 15 साल पहले उनका बाईपास हुआ था। मैं कन्विंस करने का मैंने बहुत प्रयास किया, हमारे सारे साथियों ने प्रयास किया। मैंने उसमें भी कहा कि जो भी व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी उसको तन मन धन से मैं पूरी तरह से उनका समर्थन करूंगा। तो ये प्योरली, इसमें कोई राजनीति को ना जोड़ा जाए, मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है। एक तो कांग्रेस अपने कैंडिडेट तय नहीं कर पा रही, जो कैंडिडेट तय हो रहे हैं वो भी मैदान छोड़ रहे हैं। उधर बीजेपी जिसकी तैयारी इस तरह की है कि जिन इलाकों में बीजेपी कमजोर रही है वहां पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हैं। इस बार पीएम मोदी का खास तौर पर फोकस दक्षिण भारत पर है, क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी की सीटें कम आई थी और पीएम मोदी यहां से भी बीजेपी की सीटें बढ़ाना चाहते हैं। पीएम मोदी पिछले 5 दिनों से दक्षिण भारत को मथ रहे हैं। इन 5 दिनों में पीएम मोदी ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का तूफानी दौरा किया। लगातार विपक्ष के हमले को ही हथियार बनाकर उन्हीं पर पलटवार कर दे रहे हैं। भाई मौका तो राहुल गांधी ने ही दिया अपने बयान में शक्ति और हिंदू धर्म को लेकर जो कह दिया।
और नरेंद्र मोदी ने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच आज तमिलनाडु के सेलम की रैली में पीएम मोदी ने नारी शक्ति का फिर सम्मान किया। सेलम में रैली के मंच पर पीएम मोदी ने 11 शक्ति अम्माओं को सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि शक्ति के रूप में आई ये महिलाएं पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंची थी और जब प्रधानमंत्री की नजर उन पर पड़ी तो प्रधानमंत्री ने उन्हें मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। ये देखिए। इसके बाद सेलम की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं पर बार बार हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। सेलम की रैली में पीएम मोदी ने किस तरह इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया, सुनिए। फिर बताता हूं कि राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या भविष्यवाणी कर दी। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ऐसा हो सकता है? इन्होंने तमिल संस्कृति के प्रतीक पवित्र सेंगोल की संसद में स्थापना का विरोध किया। पवित्र सेंगोल यहां के मठों से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने शक्ति को खत्म करने की सोच रखने वालों को चुनाव में सबक सिखाने की अपील की। शक्ति वाले बयान पर पीएम ने क्या कहा, जरा इसको भी सुनिए। और फिर पीएम अचानक भावुक क्यों हो गए, यह भी दिखाऊं। हमारे शास्त्र साक्षी है कि विनाश उनका होता है जो शक्ति को खत्म करने का विचार रखते हैं। ऐसे खतरनाक आइडियाज को हराने की शुरुआत 19 अप्रैल को सबसे पहले मेरा तमिलनाडु करेगा। तमिलनाडु सुब्रमण्य भारती जैसे महान व्यक्तित्व की धरती है। सुब्रमण्य भारती ने अपनी कविताओं में शक्ति स्वरूप में भारत मां की उपासना की थी। इससे पहले सेलम में भाषण देते हुए पीएम मोदी बीजेपी के कार्यकर्ता को याद करते हुए भावुक हो गए। पीएम मोदी ने 10 साल पहले मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता रमेश को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी कार्यकर्ता को याद करते हुए पीएम इतने भावुक हो गए कि कुछ देर तक उनसे बोला ही नहीं गया और करीब 1 मिनट तक अपना भाषण उन्हें रोकना पड़ा। अब तमिलनाडु में सेलम के रहने वाले बीजेपी के उस नेता के बारे में भी जान लीजिए जिसे याद कर पीएम भावुक हो गए। बीजेपी नेता रमेश की जुलाई 2013 में उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। पेशे से ऑडिटर रमेश उस वक्त तमिलनाडु बीजेपी के महासचिव थे। ऑडिटर रमेश 1978 से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। हत्या के बाद उनकी मां को इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बीजेपी कार्यकर्ता को याद करते हुए पीएम ने क्या कहा और फिर केरल में पीएम के रोड शो में उमड़ी भीड़ की झलक भी दिखाओ। पार्टी के लिए रमेश दिन रात काम करने वाला हमारा साथी था। वो अच्छे प्रवक्ता थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। मैं उन्हें आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तमिलनाडु पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने केरल के पलक्कड़ में रोड शो किया। रोड शो के लिए पीएम मोदी फूलों से सजी खुले छत वाली गाड़ी में सवार होकर निकले। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई दिखाई।
कि केरल है बॉस, केरल। करीब 1 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान लोग पीएम मोदी पर फूल बरसाते रहे, उनके समर्थन में नारे लगाते हुए सुनाई दिए। जितनी मेहनत पीएम मोदी दक्षिण भारत में कर रहे हैं उसका क्या असर हो सकता है, यह भी आपको बताता हूं। टाइम्स नाउ नव भारत के सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु में बीजेपी को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 2019 में उसका खाता तक नहीं खुला था। केरल में बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, 2019 में उसका खाता भी नहीं खुला। आंध्र प्रदेश में एनडीए को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं, 2019 में यहां भी खाता नहीं खुला था। तेलंगाना में एनडीए को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं, 2019 में बीजेपी को यहां 4 सीटें मिली थी। कर्नाटक में कहा जा रहा है कि एनडीए को 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं, 2019 में एनडीए को यहां पर 25 सीटें मिली। आप यह भी देखिए कि पीएम मोदी न सिर्फ कमजोर सीटों पर फोकस कर रहे हैं, बल्कि एनडीए का विस्तार भी कर रहे हैं। लगातार क्षेत्रीय दल एनडीए में शामिल हो रहे हैं। आप आज की ही बात देखिए, सुबह तमिलनाडु की पीएमके पार्टी एनडीए में शामिल हो गई। एनडीए गठबंधन के तहत पीएमके तमिलनाडु की 10 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दोपहर में एमएनएस नेता राज ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और यह लगभग तय हो गया कि राज ठाकरे की पार्टी एनडीए में आएगी। शाम होते होते झारखंड से खबर आई कि हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में आ गई। यानी एक ही दिन में एनडीए का परिवार देश के 3 राज्यों में और बड़ा हो गया। अब देखिए कि एनडीए का दायरा बढ़ने से क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले तमिलनाडु की पीएमके के बारे में आपको बताता हूं। तमिलनाडु विधानसभा में पीएमके चौथे नंबर की पार्टी है। विधानसभा में पीएमके के 5 विधायक हैं। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में पीएमके को तमिलनाडु में 3.8% वोट मिला। बीजेपी के साथ गठबंधन में पीएमके को 10 लोकसभा सीटें दी गई। इस वक्त बीजेपी देश में कहीं भी कोई मौका नहीं छोड़ रही। जितने सहयोगी जुड़ सकते हैं उन सबको जोड़ रही है। महाराष्ट्र में एनडीए को राज ठाकरे के रूप में सहयोगी मिल गया। राज ठाकरे ने आज दिन में अमित शाह से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मराठी राजनीति के काट के रूप में राज ठाकरे बीजेपी के लिए विकल्प हो सकते हैं। राज ठाकरे के एनडीए में आने से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा वो भी समझिए। कहा जा रहा है कि राज ठाकरे के एनडीए के साथ आने पर एमएनएस को मुंबई साउथ की लोकसभा सीट दी जा सकती है। राज ठाकरे को फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता के तौर पर जाना जाता है और मुंबई में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में मुंबई साउथ सीट पर एनडीए को मजबूत उम्मीदवार मिल जाएगा। बीजेपी को उम्मीद है कि राज ठाकरे के एनडीए में आने से उद्धव ठाकरे गुट को कमजोर किया जा सकेगा और शिवसेना का गढ़ माने जाने वाले मुंबई में सेंधमारी करना आसान हो जाएगा। बीजेपी को मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में भी ठाकरे फेस का फायदा मिलने की उम्मीद है। बीजेपी को उम्मीद है कि राज ठाकरे की भाषण देने की शैली और उनका ठाकरे परिवार से होना फायदेमंद साबित हो सकता है। बीजेपी की नजर राज ठाकरे के वोट बैंक पर भी है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमएनएस को 1 सीट पर जीत मिली और उसे करीब 2.25% वोट मिला। सुनने में यह बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन जब बीजेपी 400 का टारगेट लेकर चल रही है तो उसके लिए एक एक वोट मायने रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए में राज ठाकरे के विरोध में कोई नहीं दिख रहा। शिवसेना शिंदे गुट तो कह रही है कि वो अगर राज ठाकरे आते हैं तो उनका स्वागत करेगी। सुनिए शिंदे गुट के नेता का बयान, फिर आपको बताऊंगा झारखंड में कैसे हेमंत सोरेन के परिवार में दरार पड़ गई। शिवसेना ने इसके पहले ही मनसे का स्वागत किया हुआ है और आप सभी को पता है शिवसेना की आइडियोलॉजी और मनसे की आइडियोलॉजी सेम है। दोनों ही बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के ऊपर आगे चल रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने पहले ही मनसे का स्वागत किया और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने मनसे के प्रमुख राज ठाकरे साहब से इसके पहले भी 1-2 बार मुलाकात की है, तो हम उनका स्वागत ही करते हैं। सबसे बड़ी खबर तो झारखंड से आई, जहां हेमंत सोरेन के परिवार में ही फूट पड़ गई। सीता सोरेन, जो हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी है, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। सीता सोरेन ने कहा कि उनके पति और ससुर ने झारखंड के विकास का सपना देखा था, लेकिन वो सपना ही अधूरा रह गया, तो वो बीजेपी के साथ आ गई। सुनिए सीता सोरेन को, फिर आपको बताता हूं कि सीता सोरेन के बीजेपी में आने से झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। और मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का बनाया हुआ, उनका मेहनत किया हुआ
उनकी ज़मीन बनाई हुई और हम आज तक अछूते ही रहे हैं। सीता सोरेन के बीजेपी में आने का बड़ा असर यह होगा कि झारखंड में जेएमएम की सरकार पर खतरा पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से जेएमएम की सरकार तलवार की धार पर है। सीता सोरेन ने जेएमएम विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। बहुत मुमकिन है कि जेएमएम के दूसरे विधायक जो नाराज हैं वो सीता सोरेन की राह पकड़े। सीता सोरेन के बीजेपी में जाने से शिबू सोरेन परिवार में जो बगावत हुई है उसका बड़ा नुकसान जेएमएम और इंडी गठबंधन को लोकसभा चुनाव में हो सकता है। सीता सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी बेटी को बीजेपी लोकसभा चुनाव का टिकट भी दे सकती है। सीता सोरेन के बीजेपी में जाने से झारखंड में जेएमएम के आदिवासी वोट बैंक में भी झटका लग सकता है। सीता सोरेन के इमोशनल कार्ड के जरिए बीजेपी को झारखंड में बड़ा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि सीता सोरेन लगातार इस बात से नाराज थी कि सोरेन परिवार में उनको अहमियत नहीं मिल रही, जबकि सोरेन परिवार की छोटी बहू और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी तक देने की बात चल गई थी। झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, बीजेपी को नए साथी मिल रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी अपने पुराने साथियों को भी वापस लाने में जुटी है। पंजाब को लेकर बातें चल रही हैं कि अकाली दल और बीजेपी का फिर से गठबंधन हो सकता है। 2019 के बाद से अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था और एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सामने तीसरी ताकत के तौर पर अकाली दल और बीजेपी फिर से गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन पर बातचीत चल रही है और अगले कुछ दिनों में यह फाइनल हो जाएगा कि अकाली दल एनडीए में आएगा या नहीं आएगा। एक तरफ पंजाब में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन में जाने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ पंजाब में बीजेपी खुद को मजबूत भी कर रही है। आज एक बड़ा चेहरा बीजेपी में शामिल हुआ। अमेरिका में भारत के राजदूत रहे तरनजीत सिंह संधू आज बीजेपी में शामिल हो गए। चर्चा है कि बीजेपी तरनजीत सिंह संधू को अमृतसर से उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी में शामिल होने के लिए दिल्ली आने से पहले तरनजीत सिंह संधू पिछले 15 दिनों से अमृतसर में रहकर लोगों के बीच जाकर उनकी राय जान रहे थे। वो अमृतसर से बीजेपी के मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। तरनजीत सिंह संधू पिछले 10 सालों से पीएम मोदी के साथ काम कर रहे हैं और अमेरिकी कांग्रेस के साथ अच्छे संबंधों के लिए उनका बड़ा रोल रहा है। तरनजीत सिंह संधू को अमृतसर से पुराना उनका नाता है। उनके दादा तेजा सिंह समुंदरी एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के फाउंडर मेंबर थे, जबकि तरनजीत सिंह संधू के पिता बिशन सिंह समुंदरी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के फाउंडर वाइस चांसलर रहे। तरनजीत सिंह संधू 1988 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और रिटायरमेंट से पहले अमेरिका में भारतीय राजदूत रहने के साथ ही विदेश मंत्रालय के कई अहम पदों पर काम कर चुके। सुनिए किस पीएम मोदी को किस लेकर जो हवा चल रही है उसके रुख को लेकर तरनजीत सिंह संधू कैसे बीजेपी में शामिल हुए, और उसके बाद आपको अमृतसर सीट के बारे में वहां का गणित बताऊंगा। जो इस टाइम हवा है, जो लहर है, इनफैक्ट आप विदेशी कंट्रीज की स्टेटमेंट्स भी देखें, उसमें काफी क्लियर है कि यहां पे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। उधर बेंगलुरु में हनुमान चालीसा बजाने पर मचे बवाल की भी खबर आपको बताऊं। आज हिंदू संगठनों ने बेंगलुरु के उस इलाके में प्रदर्शन किया जहां एक दिन पहले अजान के वक्त हनुमान चालीसा बजाने का आरोप लगाते हुए एक दुकानदार की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ। आरोप है कि पीड़ित दुकानदार की शिकायत के बावजूद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी दुकानदार के समर्थन में सड़क पर उतर आए। पुलिस ने तेजस्वी सूर्या समेत प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। हालांकि बवाल बढ़ने पर पुलिस ने दुकानदार की पिटाई में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं पीड़ित दुकानदार ने लोगों का समर्थन मिलने पर खुशी जाहिर की। सुनिए पीड़ित दुकानदार को एक बार। सर मैं बोलना चाहूंगा, अगर मेरे को संडे जो घटना हुई उसमें अगर मुझे कुछ ज्यादा हो जाता, मैं मर जाता तो कौन जवाबदारी लेता था। अभी ऐसा इस बचाव में आए हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ कोई तो ऐसा है, कोई तो हाथ उठाने वाला ऐसा। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के मुद्दे ही खत्म होते जा रहे हैं। इंडी गठबंधन ने सीए का मुद्दा जमकर उछाला। उसको लग रहा था कि सीए के मुद्दे पर पीएम मोदी बैकफुट पर आ जाएंगे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक में सीए को रोकने के लिए याचिकाएं डाली गई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा उससे इंडी गठबंधन का प्लान धरा का धरा रह गया। सुप्रीम कोर्ट में सीए से जुड़ी करीब 237 याचिकाएं डाली गई। सुप्रीम कोर्ट से सीए को लागू करने से रोकने की अपील की गई। इन सभी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीए पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके केंद्र से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी, यानी अभी कोई रोक सीए पर नहीं लगी।
इंडी गठबंधन का पूरा फोकस इस बात पर था कि वो सीए को मुसलमानों के खिलाफ साबित करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीए पर फौरी रोक लगाने से मना कर दिया तो विपक्ष की कोशिशों की हवा निकल गई। यानी ये पूरा चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है और चुनाव की हर खबर पाठशाला में आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगली क्लास जिसमें आपको बताऊंगा कि दिल्ली जल बोर्ड में ऐसा क्या हुआ जो केजरीवाल को जेल पहुंचा सकता है क्या, वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज कौन से हैं जो केजरीवाल से कट्टर ईमानदारी का सवाल पूछ रहे हैं। अब जरा इसका चैप्टर देखिए। अरविंद केजरीवाल एक साथ इतनी जांच में फंसते चले जा रहे हैं कि अब तो ईडी जब उन्हें समन भेजती है तो यह पूछना पड़ता है कि बॉस कौन से मामले में समन आया है, जरा बता दीजिए। उन्हें ईडी इतने समन भेज चुकी है कि हिसाब रखना पड़ता है कि अब कौन से नंबर का समन आया, पहले कौन से नंबर का समन आया था। अरविंद केजरीवाल इतने मामलों में घिर रहे हैं कि अब सीबीआई अगर उन्हें किसी पूछताछ के लिए बुलाएगी तो चेक करना होगा कि बॉस कौन सा मामला है, शराब घोटाले का मामला है, शीश महल का मामला है या दिल्ली जल बोर्ड का मामला आ गया है। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार में शामिल लोग इतने मामलों में फंसे हैं कि जांच एजेंसियां भी सोचती होंगी कि अगर अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए आए तो उनसे बाकी मामलों में भी पूछताछ कर लें क्या, क्योंकि वैसे तो वो समन भेजने पर आसानी से आते नहीं है। जैसे अरविंद केजरीवाल अब एक नए मामले में फंस रहे हैं, उन्हें एक और मामले में ईडी ने समन भेज दिया और यह मामला दिल्ली जल बोर्ड में हुए कथित 38 करोड़ रुपए की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में आज हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है जिससे यह पता चलेगा कि दिल्ली जल बोर्ड का जो नया मामला आया है उसका केजरीवाल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं। इस मामले में ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ अभी कोई सबूत है या नहीं। क्या ईडी को फरवरी में केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार के ठिकानों पर छापे में कुछ ऐसा मिला है जिससे केजरीवाल फंस सकते हैं, और क्या इसलिए ईडी उन्हें बुलाना चाहती है। अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे तो ईडी क्या क्या सवाल कर सकती है, यह सारी जानकारी आज आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। दिल्ली जल बोर्ड में मामले में ईडी ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल को समन भेजा, लेकिन जैसा अक्सर होता है अरविंद केजरीवाल ने इस समन का पालन नहीं किया। अब यह समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली जल बोर्ड में हुए कथित घोटाले का कनेक्शन क्या है जिसके लिए ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। देखिए जो कहा जा रहा है पहले उसको सुनिए। यह जो पूरा मामला है, यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है किससे? दिल्ली जल बोर्ड से। दिल्ली जल बोर्ड इससे जुड़ा मामला है। तो अभी जो नया समन आया है वो शराब घोटाले वाला नहीं है। मामला कब का है? मामला बताया जा रहा है 2018 का है, और 2018 में चेयरमैन कौन थे? 2018 में चेयरमैन कौन थे दिल्ली जल बोर्ड के? केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन थे जब वहां पर कथित घोटाले का आरोप लग रहा है। यानी जब दिल्ली जल बोर्ड में कहा जा रहा है कि जो घोटाला हुआ उस वक्त अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन थे, इसलिए ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती। तो यह बात तो क्लियर हो गई कि ईडी क्यों अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है। हालांकि ईडी के समन को फिर से स्किप करने पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी कह रही है कि यह मामला तो किसी को पता भी नहीं है किस चीज की जांच हो रही है। एक बार आतिशी को सुनिए, फिर हम बताते हैं कि घोटाले का आरोप जो लग रहा है उसकी डिटेल क्या है। ये मामला जल बोर्ड वाला है क्या, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये मामला क्या है, इसमें किस चीज की जांच हो रही है, क्या कह रहे हैं कि क्या घोटाला हुआ, ये किसी को नहीं पता। कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है। मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को 2 और समन भिजवा दिए। ये क्या है? ये कैसी गुंडागर्दी है? सवाल इस बात का नहीं पूछा जाना चाहिए कि यह गुंडागर्दी है या नहीं है। सवाल इस बात का पूछा जाना चाहिए कि इतने सम्मान भेजने के मामले कैसे निकल कर आ रहे हैं बॉस, जो लोग राजनीति बदलने आए थे उनके ऊपर। अगर दिल्ली की मंत्री आतिशी को यह नहीं पता कि जल बोर्ड वाला मामला क्या है तो हम विस्तार से समझा देते हैं, आप भी सुनिए। दरअसल आरोप है कि साल 2018 में दिल्ली जल बोर्ड ने एक ऐसी कंपनी को किसी काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं थी, योग्य नहीं थी। इस कंपनी का नाम है एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसे करीब 38 करोड़ रुपए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की इंस्टॉलेशन,
सप्लाई और टेस्टिंग का टेंडर जारी हुआ। जांच करने में सामने आया कि कंपनी को टेंडर देते समय एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुचित लाभ दिया गया और उस लाभ को देने की एवज में रिश्वत लेने का आरोप है कि टेंडर मिलने के बाद एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने अनिल कुमार अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति की कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड को भी भागीदार बना लिया और इसके बदले में अनिल कुमार ने दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा को रिश्वत दी, आरोप लगा। ईडी ने इस मामले में सीबीआई की एफआईआर और दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच की जांच के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की। दरअसल आरोप लग रहे हैं कि एक कंपनी को दिल्ली जल बोर्ड में फर्जी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और बदले में रिश्वत ली गई, लेकिन इस घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया उसका आरोप भी आपको बताता हूं। दरअसल साल 2017 में दिल्ली जल बोर्ड ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला। इसमें 4 कंपनियां शामिल हुई, जिसमें एनकेजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को और एनकेजी कंपनी को यह पता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है। आरोप है कि इसका यह रास्ता निकाला गया कि कंपनी ने फर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिखा दिया और इसमें दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप है। हालांकि टेंडर के वक्त दिल्ली जल बोर्ड को एनकेजी के खिलाफ शिकायत मिल गई कि बॉस ये तो कंपनी एलिजिबल ही नहीं है, इसको कैसे टेंडर मिल रहा है। तो दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा ने अपने 2 अधिकारियों को आरोपों की जांच के आदेश दिए। आरोप है कि दोनों अधिकारी ग्राउंड पर गए, उन्होंने जांच की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकली एलिजिबल नहीं है और इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की सिफारिश कर दी। अब आरोप यह है कि इस दिक्कत को दूर करने के लिए दूसरा खेल शुरू हुआ। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, इसको नहीं मिलना चाहिए, तो देने के लिए दूसरा खेल शुरू होने का आरोप है। दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा ने अपने कुछ और अधिकारियों के साथ मिलकर एक नई नोट शीट बना दी और ऐसा ही खेल कर दिया जिससे कंपनी टेक्निकल ग्राउंड पर एलिजिबल हो गई और इसी वजह से कंपनी को 5 साल के लिए 38 करोड़ का टेंडर मिल गया। यह आरोप। ईडी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड ने जो 38 करोड़ का टेंडर दिया था उसमें से सिर्फ 17 करोड़ खर्च हुए और बाकी 21 करोड़ रुपए के फर्जी खर्चे दिखाए गए। आरोप है कि यही पैसा रिश्वत के तौर पर बांट दिया गया। इस मामले में टाइम्स नाउ नवभारत को वो दस्तावेज भी मिले जिससे यह पता चलता है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की तरफ से ऑन पेपर कहा गया था कि एनकेजी कंपनी एलिजिबल नहीं है। देखिए, हम आपको कागज दिखा रहे हैं, बावजूद इसके ठेका दे दिया गया। पीडब्ल्यूडी मेंबर ने सीवीसी गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा था कि यह टेंडर नहीं दिया जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी मेंबर की तरफ से कहा गया था कि एनकेजी को 25% ज्यादा रेट पर टेंडर दिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी मेंबर ने ऑन रिकॉर्ड टेंडर को रिजेक्ट करने की सिफारिश की और संबंधित पेपर पर सिग्नेचर करने तक से मना कर दिया। अब इस मामले में अलग अलग किरदार भी हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। इसमें एक दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा हैं जो इस साजिश के मुख्य आरोपी हैं और इस वक्त ईडी की गिरफ्त में। एक तेजिंदर पाल सिंह है जो सीए और जगदीश अरोड़ा के करीबी हैं। आरोप है कि इसी के जरिए रिश्वत का पैसा इधर से उधर किया गया। एक अनिल अग्रवाल हैं जो कॉन्ट्रैक्टर है और एनकेजी इंफ्रा के साथ शामिल कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज इंडस्ट्रीज की कंपनी अनिल अग्रवाल की ही है। अनिल अग्रवाल भी ईडी के शिकंजे में। इतने लोग ईडी के शिकंजे में हैं और आतिशी जी कह रहे हैं कि लोगों को तो पता ही नहीं कि मामला क्या है। एक किरदार एनकेजी इंफ्रा लिमिटेड, यह भी अनिल अग्रवाल की कंपनी है जिस पर फर्जी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेने का आरोप है। एक किरदार है एनबीसीसी, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, इसके तत्कालीन जनरल मैनेजर हैं। एक किरदार जिनके रहते हुए एनकेजी को फर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिए गए, यह आरोप है। इसके अलावा सीबीआई की एफआईआर में कुछ अज्ञात लोगों का भी जिक्र है और ये अज्ञात लोग तो कोई भी हो सकते हैं। अब यह समझिए कि इस कथित घोटाले में पैसा कैसे इधर से उधर हुआ। कहा जा रहा है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को 38 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला। जब मिला तो उस वक्त दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन थे अरविंद केजरीवाल और चीफ इंजीनियर थे जगदीश अरोड़ा और उसी जमाने में 38 करोड़ का ठेका मिला। अब यह कहा जा रहा है कि जैसे ही कंपनी को ठेके का पैसा मिला, अनिल कुमार अग्रवाल जो एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर के कर्ता धर्ता थे, दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर को रिश्वत पहुंचाई जाने लगी। यह आरोप करीब 2.5 करोड़ की रिश्वत कैसे पहुंचाई गई उसके बारे में कहा जा रहा है कि आरोपी अनिल अग्रवाल ने अपनी दूसरी कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड से ढेर सारे कॉम्प्लेक्स रैंडम ट्रांजैक्शन शेल कंपनियों को करवा दी।
इसके बाद अलग अलग लोगों से कैश कलेक्ट कराया, जिसके लिए फेक वर्क रिसिप्ट बनाई गई। जांच में यह भी पता चला कि कोई भी रिसिप्ट सही नहीं थी, सब फर्जी बिल थे। आरोप है कि अनिल अग्रवाल ने जगदीश अरोड़ा के सीए तेजिंदर पाल सिंह के करीबियों और उनकी कंपनियों को भी पैसा दिया, जो कि अलग अलग सोर्स से कुल 2.5 करोड़ रुपए जगदीश अरोड़ा तक पहुंचे। जगदीश अरोड़ा को यह पेमेंट टेंडर दिलाने के बदले रिश्वत के तौर पर देने का आरोप है। यानी टेंडर कुल 38 करोड़ रुपए का था, 17 करोड़ खर्च हुए और बाकी के पैसे जो है वो रिश्वत के तौर पर दिए गए। यह आरोप है। ईडी का आरोप है कि इसी रकम में से कुछ पैसा दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े आम आदमी पार्टी के नेताओं को गया और कुछ पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में गया। अब कहा जा रहा है कि इन्हीं बातों को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब हो सकते हैं। अब सवाल जवाब में पूछा क्या जा सकता है, आपको वो भी बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल से पूछा जा सकता है कि जैसे 2018 में मीटर लगाने के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया, क्या उस कंपनी को आप पहले से जानते हैं? क्या आपको कोई जानकारी थी कि यह कंपनी टेंडर के लिए एलिजिबल थी या नहीं? क्या दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए इस कंपनी को टेंडर देने की आखिरी मंजूरी आपने ही दी थी? क्या टेंडर का बजट बढ़ाकर दिया गया और क्या आपको इसकी जानकारी थी? गिरफ्तार हुए अधिकारी जगदीश अरोड़ा से क्या किसी तरह से के पैसे की लेन देन हुई? टेंडर को लेकर पीडब्ल्यूडी के एक मेंबर ने आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर भी टेंडर को आगे क्यों बढ़ाया गया? क्या आपकी इसमें सहमति थी? ये वो कुछ सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल से पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये तो तब होगा जब अरविंद केजरीवाल पेश होंगे समन को देखते हुए। लेकिन अब पाठशाला में अगली क्लास पेश किसी और को भी होना है, सुप्रीम कोर्ट में, और वो नाम है बाबा रामदेव का। सुप्रीम कोर्ट में आज ऐसा क्या हुआ कि बाबा रामदेव के जेल जाने की भी नौबत आ सकती है? क्या देश ने बाबा रामदेव पर भरोसा किया, लेकिन कोर्ट को क्यों लगा कि रामदेव की पतंजलि ने भ्रम फैलाया? बाबा रामदेव के वो एड जिस पर कोर्ट में भयंकर लताड़ पड़ी है, यह चैप्टर आपको जरूर देखना चाहिए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बाबा रामदेव का इस देश में योग के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आज की तारीख में बाबा रामदेव ने सिर्फ सवालों के कटघरे में खड़े हैं। वो न सिर्फ सवालों के कटघरे में खड़े हैं, बल्कि जल्द उन्हें अदालत के कटघरे में भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया है। यह खबर आपको विस्तार से जाननी चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों और उनके विश्वास से जुड़ा हुआ है। बाबा रामदेव पर कौन से भ्रम फैलाने के आरोप लगे? क्या यह भ्रम अपने बिजनेस को फैलाने के चक्कर में फैलाया गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर तरफ उठ रहे हैं। हालांकि इन सवालों के जवाब बाबा रामदेव को देने चाहिए, लेकिन हम आपको पूरा मसला क्या है पहले फैक्ट्स के साथ बताते हैं, फिर जब उनसे पूछा है तो उन्होंने क्या कहा, उनकी कंपनी की तरफ से क्या कहा गया, यह भी बताऊंगा। क्योंकि बाबा रामदेव आज सिर्फ योग गुरु नहीं रह गए, बल्कि पतंजलि आयुर्वेद जैसी अरबों रुपए की मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी करने के बाद आज वो एक बिजनेस टाइकून बन चुके हैं। दुनिया भर में लोग बाबा रामदेव पर भरोसा करते हुए उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स और दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को फटकार लगाई, उससे देश के करोड़ों लोगों को झटका लगा है। पहले यह देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को बाबा रामदेव और पतंजलि के खिलाफ ऐसा क्यों कहना पड़ा। दरअसल यह मामला भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा है, जिसमें बाबा रामदेव और पतंजलि पर आरोप है कि वो भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को पतंजलि और रामदेव को कारण बताओ नोटिस दिया था, लेकिन पतंजलि और रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया। जवाब ही नहीं दिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट। कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई। आज की सुनवाई में 27 फरवरी को दिए गए नोटिस का जवाब नहीं देने पर बाबा रामदेव और पतंजलि को न सिर्फ फटकार लगी है, बल्कि अगली तारीख यानी 2 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है जज ने कि बुलाओ बाबा रामदेव को और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाते हुए कहा कि बाबा रामदेव हाजिर हो, पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण हाजिर हो, इसका भी आदेश दिया गया। यानी दोनों को अब कोर्ट में पेश होना होगा। यह तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई वो भी अलग ही लेवल की है। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने की बेंच ने
रामदेव की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी से कई तीखे सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा गया कि आपका यानी पतंजलि का जवाब कहां है। इस पर मुकुल रोहतगी जो पतंजलि के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हम जवाब दाखिल नहीं कर पाए। इस पर जस्टिस कोहली ने फटकार लगाते हुए कहा कि यदि आप जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके बाद कोर्ट के आदेश जारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यानी पतंजलि और रामदेव की कंपनी पतंजलि जो है, हमारे आदेश की अवहेलना कैसे कर सकते हैं जी। कोर्ट जवाब मांग रहा है और जवाब नहीं दे रहे हैं। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में रामदेव कहां से आ गए। तब सुप्रीम कोर्ट एकदम भड़क गया। उसने कहा कि बहुत हो गया, आपके क्लाइंट अगली तारीख को कोर्ट में अपीयर होंगे। पिछली सुनवाई पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 21 नवंबर 2023 को पतंजलि ने अंडरटेकिंग दी थी, उसके बाद भी पतंजलि के विज्ञापन छापे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पतंजलि ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों ना की जाए। यानी कोर्ट कह रहा है कि कंटेम्प्ट का मामला क्यों ना चले रामदेव पर, यह बताइए। और वो पूछ रहा है कि भाई 2 हफ्ता का समय दिए, जवाब क्यों नहीं दिए भाई। क्या देश में जो कानून व्यवस्था है उससे बाबा रामदेव ऊपर हो गए हैं क्या। यह मैसेज जो जा रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि बुलाइए, फिर उनको कोर्ट में बुलाइए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी खासी क्लास लगा दी बाबा रामदेव उनकी पतंजलि की, और कह दिया कि अगली तारीख में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में हाजिर होना होगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि बाबा रामदेव और पतंजलि ने ऐसा क्या विज्ञापन दिखा दिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसी फटकार मिल रही है और बाबा रामदेव को खुद कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कह दिया गया। नहीं होंगे सामने तो क्या जेल जाएंगे। जिस मामले में यह पूरा केस चल रहा है उसमें अगर कार्रवाई हो गई तब बाबा रामदेव और पतंजलि के साथ क्या हो सकता है, सब आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि बाबा रामदेव के जिन विज्ञापनों को लेकर यह पूरा मामला चल रहा है उसमें से एक विज्ञापन क्या कहता था। साल 2022 में पतंजलि आयुर्वेद अपने विज्ञापन में एलोपैथी दवाओं की आलोचना करते हुए पतंजलि के योग और आयुर्वेदिक दवा अपनाने की बात कह रहा था। इस विज्ञापन का टाइटल देखिए, मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, यानी एलोपैथी ने जो भ्रम फैलाए हैं उनके बारे में जानकारी। यह विज्ञापन 10 जुलाई 2022 को अखबारों में पब्लिश हुआ। इसे पतंजलि ग्रुप की कंपनी पतंजलि वेलनेस ने दिया था। इस विज्ञापन में पतंजलि की तरफ से कहा गया कि एलोपैथी दवाएं लेने के बावजूद लोगों की बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। पतंजलि के इसी तरह के विज्ञापनों को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने आपत्ति जताई और कहा कि यह भ्रामक है। आईएमए का आरोप है कि बाबा रामदेव और उनकी कंपनी अपने विज्ञापनों से लोगों को एलोपैथी दवाओं के बारे में गलत जानकारी दे रही है। इसे देखते हुए 17 अगस्त 2022 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी। कहा गया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया है। इसके अलावा पतंजलि ने आयुर्वेदिक दवाओं से कई बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया है। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट यहां तक कह चुका है कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। यानी कोर्ट भी मान रहा है कि पतंजलि ने बाबा रामदेव ने भ्रामक विज्ञापन दिए। वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाए अपनी बातें। इसके बाद पिछले महीने 27 फरवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगा दी। यानी पतंजलि जो अपनी दवाओं को लेकर कह रहा है वो भी भ्रामक है, यह कोर्ट मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीर मानते हुए यह भी कहा कि पतंजलि के हर प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पतंजलि से जवाब मांगा, लेकिन जब आज जवाब नहीं मिला तो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया। अगर अगली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि को दोषी मान लेता है तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। यहां आपको बता दूं कि कोर्ट की अवमानना और झूठे विज्ञापन को लेकर कानून में किस तरह की सजा और कितने जुर्माना का प्रावधान है। अगर आप देखेंगे, अगर आप अवमानना का मामला देखेंगे जिसमें भाई कहा जा रहा है कि भाई ये लोग पेश क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं दिए, तो इसमें सजा क्या है अवमानना के मामले में।
6 महीने की जेल हो सकती है। यानी अगर कोर्ट को लगा कि बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण अवमानना के दोषी हैं तो 6 महीने की जेल हो सकती है। और जो झूठे विज्ञापन का मामला है, इस मामले में इसमें 10 साल की सजा है बॉस, 10 साल की सजा। यानी जो ये पूरा मामला चल रहा है ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, 10 साल की सजा। और कंटेम्प्ट के मामले में 6 महीने की जेल भी हो सकती है बाबा रामदेव को। झूठ बोलकर अपना प्रोडक्ट बेचना, ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। बाबा रामदेव अपने मन से भर भर के एलोपैथी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एलोपैथी दवाओं के कम असरदार होने का कोई लिखित दावा या रिसर्च पेश नहीं कर रहे हैं। पब्लिक में बहुत कुछ, मतलब कुछ भी बोल देना बहुत आसान है। एलोपैथी दवाओं का बीमारियों पर कोई असर नहीं है तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में पक्के सबूत देने चाहिए थे बाबा रामदेव। और अगर वो सबूत देते तो सवाल एलोपैथी दवाई बनाने वाली कंपनियों से हो रहा होता, बाबा रामदेव से नहीं। आपके इस तरह के दावे से अगर कोई मरीज अपनी दवा लेना छोड़ दे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी सेहत के साथ बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर आप यह दावा करते हैं कि आपकी दवाई से लोग पूरी तरह ठीक हो रहे हैं तो इसका प्रमाण देश की जनता और सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए। इसमें पहली बात यही है कि जो भी दावे बाबा रामदेव और पतंजलि कर रहे हैं उन दावों के पक्ष में सबूत देना चाहिए था। वो दावे किस रिसर्च के आधार पर कर रहे थे उसे बताना चाहिए था। इतने लोगों ने प्यार दिया, बाबा रामदेव पर भरोसा किया, जो कहा उसे आंख मूंद कर माना, तो उसके फैक्ट्स कोर्ट में क्यों नहीं दिए गए? और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो वहां मजबूती से अपना पक्ष रखते बाबा रामदेव और पतंजलि। लेकिन यहां तो मामला उल्टा ही दिख रहा है कि विज्ञापन न चलाने की अंडरटेकिंग देने के बाद भी विज्ञापन रुके नहीं। और सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देना भी उचित नहीं समझा गया। इसलिए कोर्ट ने कहा कि पर्सनली बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पेश। इतना ही नहीं, हमने भी इस मामले में कहा, पतंजलि से संपर्क करने का प्रयास किया कि भाई आप अपना पक्ष रखिए, कोर्ट कह रहा है, आपको क्या लगता है? उस पर भी कोई जवाब नहीं, ना कोर्ट को जवाब, ना मीडिया को जवाब। क्या बाबा रामदेव लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इतने लोग जो उन पर विश्वास करते हैं उनके सामने आए और बताएं कि उन पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसका सच क्या है, वो क्या सोचते हैं? एलोपैथी को लेकर बाबा रामदेव क्या क्या दावे कर रहे थे जिस पर वो कानूनी मुसीबत में फंस गए, जरा एक बार वो सब सुनिए आप। एलोपैथी की दवाओं का सच बताता है क्या? एलोपैथी की दवा शरीर में कोई चीज बढ़ी हुई है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई तो बहुत ही खतरनाक है, पूरा लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, पूरा प्रोफाइल ही गड़बड़ हो जाता है। एलोपैथी की दवाएं क्या करते हैं, कुछ चीज़ें शरीर में ज़्यादा निकल रही हैं तो उन ऐसी चीज़ें दे देते हैं जो बीटा ब्लॉकर्स, कुछ अलग अलग केमिकल्स और हार्मोन ऐसे ब्लॉकर्स दे देते हैं जो शरीर में कुछ चीज़ ज़्यादा निकल रही है उसको थोड़ा कम करते हैं, शरीर के विपरीत काम करते हैं। कुछ चीज़ ज़्यादा निकल रही है उसको कम करते हैं, ज़्यादा निकल रही है उसको कम करते, कम निकल रही है उस शरीर को उत्तेजित कर देते हैं स्टेरॉइड आदि दे करके उसको। अगर बाबा रामदेव के पास इसको लेकर फैक्ट्स थे तो उन्हें खुद ही कोर्ट जाकर इन दवाओं को बंद कराना चाहिए था। लेकिन यहां तो आईएमए कोर्ट में गया और बाबा रामदेव जवाब नहीं दे पाए, अगर तभी तो उनको बुलाया जा रहा है, उनसे जवाब तलब किया जा रहा है। और बड़ा सवाल यह भी, उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर भी कह दिया था कि भाई इससे साइड इफेक्ट्स हुए, ये हुआ, वो हुआ। इतने लोगों की जिंदगी बची, वैज्ञानिकों ने बचाई, देश की सरकार ने इतने कोविड वैक्सीन लगवाए, क्या सब गलत था? और कहा गया कि 10,000, कह दिया कि 10,000 डॉक्टर मर गए वैक्सीन लगाने के बाद। इसका भी कोई प्रूफ वो नहीं दे पाए। इसलिए बाबा रामदेव को भी ये समझना चाहिए कि उन पर लोग विश्वास करते हैं तो जो वो कह रहे हैं उसके फैक्ट्स उन्हें देने चाहिए और कोर्ट में जाकर देने चाहिए ताकि उन पर विश्वास बना रहे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक। पाठशाला में फैक्ट फैक्टर का चैप्टर, वो डाइटिंग ट्रेंड जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि उसे अगर फॉलो किया है तो मौत का खतरा 91% बढ़ जाएगा। दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रेंड चल रहा है। ये ऐसी फास्टिंग होती है जिसमें लंबे गैप तक कुछ खाया नहीं जाता। इससे शरीर में कम कैलोरी जाती है और वजन कम हो जाता है।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में पब्लिश रिसर्च पेपर में इसे खतरनाक बताने का दावा किया गया है। वो लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनको दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है, इस रिसर्च पेपर में दावा है। रिसर्च के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 8-8 घंटे नहीं खाता है तो उसके दिल के दौरे से मरने का खतरा 91% बढ़ जाता है। हालांकि यह रिसर्च पेपर का दावा है, इस पर और जानकारी मुझे लगता है जुटाने की जरूरत है।